हाय गाइस, मैं हूँ विनीत कुमार। और चैनल पर नए हैं आप तो जाकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आप लोगों को हमने पहली क्लास में पढ़ा दिया था, मनोविज्ञान का परिचय दे दिया था कि मनोविज्ञान क्या होता है। ठीक। और उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं भी आपको समझा दी थी। कुछ वुडवर्थ की सबसे अच्छी परिभाषा। ठीक। उसके बाद में थॉर्नडाइक की परिभाषा, उसके बाद में मैकडॉगल की परिभाषा। कई सारे अच्छे अच्छे मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी। अब उसके आगे जो अगला पार्ट हमारा आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान का हमने आपको परिचय पढ़ा दिया है। आज की क्लास में दोस्तों हम पढ़ने वाले शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं जरा। हम रूसो को पहला शिक्षा मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं। किसको कह सकते हैं? रूसो को। ठीक दोस्तों। जिसके प्रयासों से बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा का जन्म हुआ था। पहला शिक्षा मनोवैज्ञानिक हम किसको मान सकते हैं? मान तो सकते हैं रूसो जी को। ठीक। जिसके प्रयासों से बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा का जन्म हुआ। नहीं, रूसो ने किसकी शुरुआत की? बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा को शुरुआत की, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। अब दूसरा पॉइंट आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला 1889 में स्टैनली हॉल द्वारा रखी गई। अच्छा, स्टार्टिंग तो मान सकते हैं कि रूसो ने किया था, लेकिन जो ऑफिशियली बात करें औपचारिक रूप से, तो आधारशिला शिक्षा मनोविज्ञान के 1889 ईस्वी में स्टैनली हॉल द्वारा रखी गई। स्टैनली हॉल वही मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बताया कि किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक। अब अगला पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट आपका आता है कि वर्ष 1900 में मनोविश्लेषणवाद से कुछ लोग शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत मानते हैं। अच्छा, मनोविश्लेषणवाद में कौन से मनोवैज्ञानिक आ जाएंगे? वो सबसे फेमस आपके हैं सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड। ठीक। इनको मनोविश्लेषणवाद का बहुत ही जनक माना जाता है। मनोविश्लेषणवाद का जनक किसको माना जाता है? सिगमंड फ्रॉइड को माना जाता है। तो सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार कहें तो कुछ लोग मानते हैं कि मनोविश्लेषणवाद जब से आया तब से शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत हुई। अच्छा, उसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है? अगला पॉइंट आता है कि लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान को वास्तविक शुरुआत एक विषय के रूप में 1920 में थॉर्नडाइक की पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी, ये पूछी जाती है। ठीक। थॉर्नडाइक की पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी से मिली, इसलिए थॉर्नडाइक की को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक मानते हैं। अच्छा, थॉर्नडाइक ने एक बुक लिखी है। कौन सी बुक है? एजुकेशन साइकोलॉजी। बहुत ज़्यादा फेमस बुक है। यानी इनकी किताब के फेमस होने की वजह से इसमें जो उन्होंने बात लिखी है उसी के आधार पर यह माना गया कि शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत। ठीक। थॉर्नडाइक की थॉर्नडाइक की जो बुक थी एजुकेशन साइकोलॉजी, उसी से माना जाता है कि उसमें जो बातें लिखी काफ़ी हद तक सही हैं। ठीक। इसीलिए थॉर्नडाइक को शिक्षा का मनोविज्ञान का जनक मानते हैं। ठीक। अब आते हैं कुछ परिभाषाएं। परिभाषाएं क्या हैं देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाएं। ठीक। कि शिक्षा मनोविज्ञान किसको कहते हैं। ठीक। कुछ परिभाषाएं हैं हमारे पास। जैसे एक परिभाषा आती है कार्ल सनिक, ये मनोवैज्ञानिक है। कार्ल सनिक के अनुसार मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। यानी मनोविज्ञान के जो सिद्धांत हैं, ठीक, मनोविज्ञान के जो सिद्धांत है, जैसे सिगमंड फ्रायड उन्होंने सिद्धांत दिया, थॉर्नडाइक उन्होंने जो सिद्धांत दिए, ठीक, स्किनर, पावलो, ये सब जितने मनोवैज्ञानिक हैं इनके सिद्धांत, ठीक, को आप अप्लाई करिए बच्चों पर, और उनसे जो रिजल्ट प्राप्त होते हैं, ठीक, उनसे जो रिजल्ट प्राप्त होंगे वही क्या कहलाएगा? शिक्षा मनोविज्ञान। लिखा है का मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग। यानी जो भी थ्योरी इनकी हैं, यानी जैसे पावलो की हो गई, स्किनर की हो गई, थॉर्नडाइक की हो गई, ठीक, तो इनकी जो थ्योरी इन्होंने दी है इनका आप प्रयोग करिए शिक्षा के क्षेत्र में, वही क्या कहलाएगा? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाएगा। ठीक। ये किसकी परिभाषा? ये कार्ल सनिक सर की परिभाषा है। ठीक। ये हो गया आपका। अब उसके बाद अगली जो परिभाषा आती है वो है क्रो एंड क्रो की।
क्रो एंड क्रो ये दोनों पति पत्नी थे। ठीक, क्रो एंड को हस्बैंड वाइफ थे, दोनों ने मिलकर परिभाषा दी है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। शिक्षा मनोविज्ञान किसके बारे में बात करता है कि जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, जितना मानव जन्म से जब मानव जन्म लेता है और जब तक उसकी जिंदगी रहती है वृद्धावस्था तक, तो जो भी सीखता है वह, तो सीखने से अनुभव मिलेंगे। सीखने से क्या मिलेंगे? अनुभव मिलेंगे। उन्हीं का एक्सप्लेनेशन, उन्हीं का वर्णन, ठीक, क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। नहीं, व्यक्ति व्यक्ति ने जीवन में अपने जो कुछ भी सीखा, ठीक, वह अपने अनुभव की व्याख्या करे, उसको क्या कहेंगे? शिक्षा मनोविज्ञान कहेंगे। किसकी परिभाषा है? क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। ओके दोस्तों, तो उसके बाद एक परिभाषा आती है हमारे स्किनर सर की, वी.एफ. स्किनर इनका पूरा नाम है, कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा तथा अधिगम से संबंधित होती है। किससे? शिक्षा मनोविज्ञान मेनली किससे रिलेटेड है? शिक्षा मानी एजुकेशन से। किससे? एजुकेशन से। और किससे? अधिगम। अधिगम का मतलब क्या होगा? लर्निंग। क्या होगा? लर्निंग। तो शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित? शिक्षा, एजुकेशन एंड लर्निंग से संबंधित है। ठीक, किसने बताया? स्किनर सर ने बताया। उसके बाद में एक मनोवैज्ञानिक आते हैं, ट्रो। कौन? ट्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? शैक्षिक परिस्थितियां, ठीक, यानी एजुकेशनल सिचुएशंस के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन करता है। यानी किसी स्थिति में, शिक्षा की किसी स्थिति में कौन कौन से नए नियम, कौन कौन से नए तरीके, सिद्धांत अप्लाई किए जा सकते हैं, उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। किसने बताया? ट्रो सर ने बताया। ट्रो मनोवैज्ञानिक है। इसके बाद में अगली परिभाषा आती है स्टीफन के अनुसार। स्टीफन के अनुसार क्या बताया गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। यानी शैक्षिक विकास का हम क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक, यानी शिक्षा का विकास कैसे कैसे हुआ, स्टार्टिंग से लेकर फाइनल तक पूरा अध्ययन आप कर लीजिए। जो आपको रिजल्ट मिलेगा, जो आप कलेक्शन करेंगे, वही क्या कहलाएगा? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाएगा। लिखा ना कि शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन, यानी शिक्षा का विकास कैसे, उसके बारे में पूरी जानकारी कलेक्ट करना क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। उसके बाद में स्टीफन सर की परिभाषा हो गई। ठीक, उसके बाद में परिभाषा और आती है सारे व टेलफोर्ड के अनुसार। सारे और टेलफोर्ड के अनुसार क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक, एजुकेशन साइकोलॉजी का मेन एम क्या है? मेन एम है सीखना। क्या है? सीखना। ठीक, यह मनोविज्ञान का वह अंग है जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं की वैज्ञानिक खोज से विशेष रूप से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी का मेन एम क्या है? मेन एम है लर्निंग। मेन एम क्या है? लर्निंग, सीखना। ठीक, और यह लर्निंग कैसे होगी? जो थ्योरीज हैं मनोवैज्ञानिकों ने दी है, उनको एक साइंटिफिक तरीके से अप्लाई करना। ठीक, साइंटिफिक तरीके से अप्लाई करके हम क्या कराएंगे? शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करेंगे। ओके दोस्तों, अब उसके बाद में एक परिभाषा और आती है, वो है जॉन एफ ट्रेवर्स के अनुसार। जॉन एफ ट्रेवर्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें छात्र शिक्षण तथा अध्यापन का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। ठीक, इसमें शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान जिसमें किसका हम अध्ययन करेंगे? नंबर एक अध्ययन करेंगे किसका? छात्र का। ठीक, उसके बाद में शिक्षण का अध्ययन करेंगे किसका? शिक्षण का। ठीक, उसके बाद में हम किसका अध्ययन करेंगे? उसके बाद में हम अध्ययन करेंगे प्लस में अध्यापन का। ठीक, किसका? अध्यापन का। इन तीन चीजों का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो पहला तो हो गया स्टूडेंट। क्या हुआ?
स्टूडेंट। दूसरा कौन हो गया? दूसरा हो गया अध्यापन मतलब टीचर। ठीक, तीसरा होगा शिक्षण। ठीक, तीसरा क्या हो गया? शिक्षण। शिक्षण का मतलब टीचिंग, यानी अध्यापक बच्चे को कैसे पढ़ा रहा है, अध्यापक बच्चे को कैसे पढ़ा रहा है, इसके बारे में क्रमबद्ध अध्ययन करना क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। किसने बताया? ये बताया आपका जॉन एफ ट्रेवर्स के अनुसार। किसके? जॉन एफ ट्रेवर्स के अनुसार। ओके दोस्तों, अब हमने आपको शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास आपको बता दिया है। ठीक, द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी हमने आपको पढ़ा दी। ठीक, अब हम आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद में इसी में अगला टॉपिक आता है कि मनोविज्ञान के संप्रदाय। क्या? मनोविज्ञान के संप्रदाय। ठीक, मनोविज्ञान के संप्रदाय से हमारा तात्पर्य उन विचारधाराओं से है जिन्होंने समय समय पर मनोविज्ञान को प्रभावित किया है, जिसमें से प्रमुख विचार धाराएं निम्नलिखित हैं। यानी शिक्षा मनोविज्ञान में कई सारे संप्रदाय आए जिन्होंने समय समय पर एजुकेशन को इफेक्ट किया। ठीक, और उनसे संबंधित कुछ प्रमुख बिंदु हम लेने वाले हैं। ठीक, अब पहला जो संप्रदाय शिक्षा के क्षेत्र में निकल कर बाहर आया वो था संरचनावाद, जिसको इंग्लिश में हम बोलेंगे स्ट्रक्चरलिज्म। क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक, स्ट्रक्चर लिखना, उसके बाद में LISM जोड़ देना, स्ट्रक्चरलिज्म बोल। ठीक, अब संरचनावाद पहला। ठीक, पहला पॉइंट देखते हैं, यह मनोविज्ञान का सबसे पुराना संप्रदाय है। ठीक, सबसे पुराना संप्रदाय शिक्षा मनोविज्ञान का कौन सा है? संरचनावाद। दूसरा कौन सा है? दूसरा पॉइंट क्या है कि इसका जनक कौन माना जाता है? कि संरचनावाद का जनक किसको बोलेंगे? इसको बोलेंगे वुंड सर को, विलियम वुंड तथा टिचनर को। ये क्वेश्चन भी आपका एक बार पूछा गया है, UPTT में पूछा गया था कि संरचनावाद का जनक किसको माना गया है? तो विलियम वुंड और EB टिचनर पूरा नाम है। क्या नाम पूरा? EB टिचनर को माना जाता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे क्या है कि 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में वुंड ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली। ठीक, अगर पूछा जाए कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहाँ खुली थी, तो कहाँ खुली थी? 1889 में। कहाँ खुली थी? 1889 में। कहाँ पर? जर्मनी में। किस शहर में? लिपजिंग शहर में। किसने खोली? विलियम वुंट ने। किसने खोली? विलियम वुंट ने। ठीक, तो ये हो गया। संरचनावाद का जनक कौन है? विलियम वुंट और EB टिचनर। ओके दोस्तों, अगला पॉइंट है कि वुंट के अनुसार हमारे हर अनुभव का आधार हमारी चेतना है। क्या है? हमारे हर अनुभव का आधार क्या है? हमारी चेतना है। चेतना भी एक संरचना है। ठीक, चेतना क्या है? चेतना क्या है? एक संरचना है, एक स्ट्रक्चर है जिसके 3 अंग हैं। संवेदना, अच्छा, उसके बाद में भाव और फिर प्रतिमा। आपके अंदर चेतना कैसे आएगी? 3 तरीके से। एक संवेदना, ठीक, आप कुछ फील कर पा रहे हैं। ठीक, कुछ इमोशन आ रहे हैं आपके अंदर, भाव, इमोशन। और प्रतिमा, प्रतिमा मतलब किसी चीज की छवि आपके दिमाग में चल रही है, वो प्रतिमा। ठीक, उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो क्या है कि पहली मनोविज्ञानशाला खोलने वाले वुंट को मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि तथा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक मानते हैं। ठीक, पहली मनोविज्ञानशाला खोलने वाले वुंट को मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि तथा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक मानते हैं। यानी मनोविज्ञान का अगर प्रयोगात्मक जनक माना जाए तो किसको मानेंगे? विलियम वुंट को। क्योंकि चेतना दिखाई नहीं दे पड़ती, इसलिए संरचनावादी की अध्ययन विधि अंतःदर्शन विधि कहलाई। कौन सी? अंतःदर्शन विधि कहलाई। ठीक, अगर पूछा संरचनावाद की अध्ययन विधि कैसी विधि है, कौन सी विधि क्या कहलाती है, तो अंतःदर्शन विधि कहलाती है। ओके दोस्तों, उसके बाद में अगला संप्रदाय आता है प्रकारवाद। क्या आता है? प्रकारवाद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फंक्शनलिज्म। क्या कहते हैं? फंक्शनलिज्म। ठीक, इस संप्रदाय को
विलियम जेम्स के नेतृत्व में स्थापित किया गया था। किसके नेतृत्व में? विलियम जेम्स के नेतृत्व में स्थापित किया गया था। यानी प्रकार्यवाद किसने स्थापित किया? विलियम जेम्स ने। और संरचनावाद किसने स्थापित किया था? विलियम वुंट ने। और ठीक, अब उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि इसमें चेतना की कार्यों पर फोकस किया गया है। इसमें चेतना की कार्यों पर फोकस किया गया है, यानी कार्यों पर अगर चेतना हमारी नहीं रहेगी तो हम कार्य को सही से नहीं कर पाएंगे। ठीक, अगला पॉइंट क्या है कि विलियम जेम्स की पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये भी इंपॉर्टेंट आप कर लीजिए कि विलियम जेम्स की पुस्तक कौन सी है? द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी को मनोविज्ञान की पहली प्रमाणिक पुस्तक मानते हैं। ठीक, अगर पूछा है मनोविज्ञान की पहली प्रमाणिक पुस्तक कौन सी है, तो द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसकी बुक है? विलियम जेम्स की। जेम्स ने खोली जेम्स ने कैम्ब्रिज में दूसरी प्रयोगशाला खोली। और पहली किसने खोली थी? पहली खोली थी विलियम वुंड सर ने 1879 ईस्वी में जर्मनी की लिप्जिंग शहर में। और दूसरी किसने खोली? विलियम जेम्स ने। कहाँ पर? कैम्ब्रिज में। कौन सी? दूसरी। ओके दोस्तों, उसके बाद चलते हैं। जेम्स ने चेतना का धारा प्रवाह तथा आत्म संप्रदाय की अवधारणा भी दिया है। ठीक, उसके बाद में देखते हैं, इसलिए जेम्स को मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। यानी विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं केवल मैंने इस पीडीएफ में केवल उसी को लिखा, बाकी सारे को हटा दिया। यही सारे सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ओके दोस्तों, तो इसलिए जेम्स को क्या मानते हैं? मनोविज्ञान का जनक मानते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। उसके बाद में आता है व्यवहारवाद। ठीक, व्यवहारवाद को इंग्लिश में कहते हैं बिहेवियरिज्म। क्या कहते हैं? बिहेवियरिज्म। ठीक, बिहेवियरिज्म में एक मनोविज्ञानी का नाम जेबी वाटसन आपको बता देते हैं। ठीक है, जेबी वाटसन। 1913 में इस संप्रदाय की शुरुआत अमेरिका से जे बी वाटसन के नेतृत्व में हुई। कहाँ से शुरुआत हुई थी? 1913 में अमेरिका से। किसने की? जे बी वाटसन, जो कि हॉपकिंस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। यानी जे बी वाटसन जी हॉपकिंस विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे थे, वहाँ पर प्रोफेसर थे। और वहीं से उन्होंने व्यवहारवाद की खोज की। ठीक, कब की? 1913 में। ठीक दोस्तों, उसके बाद चलते हैं दूसरा पॉइंट। वाटसन ने चेतना का स्वरूप स्पष्ट न होने के कारण चेतना को अस्वीकार करते हुए बाहरी व्यवहार के अध्ययन पर जोर दिया है। यानी वाटसन ने अच्छा, नई थ्योरी कब आती है? आप ये दिमाग में सोचिए कि नई थ्योरी कब आती है? जब कोई पुरानी थ्योरी प्रचलन में चल रही होती है, वो फेल होती है, तभी नई थ्योरी आती है। ठीक, तो जब जब चेतना का स्वरूप फेल हो गया, ठीक, जब चेतना का स्वरूप विलियम जेम्स वाला फेल हो गया, तब उसके बाद में व्यवहार पर बात की गई कि भाई चेतना का स्वरूप चूंकि स्पष्ट नहीं, इसलिए व्यवहारवाद पर हम मानेंगे। ठीक, व्यवहारवाद को हम ज्यादा तवज्जो देंगे। ठीक, इसलिए उनकी विध को बाह्य दर्शन विध कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य दर्शन विध कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया? उद्दीपक बाहरी वातावरण में होता है। उद्दीपक कहाँ पर होता है? बाहरी वातावरण में होता है। और कुछ पॉइंट लेते हैं। जन्म के समय सभी शिशु समान होते हैं। ठीक, अब जन्म के सभी शिशु समान कैसे होंगे? मान लीजिए यहाँ पर भारत में कोई बच्चा पैदा हुआ, ठीक, और कोई बच्चा इंग्लैंड में पैदा हुआ, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर बच्चा देखने में इंसान लग रहा है, वहाँ पर देखने में जानवर लग रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक, वो दोनों देखने में सेम होंगे। ठीक, और उनका विकास भी जैसे भारत में बच्चे का विकास हो रहा है, वैसे इंग्लैंड में जो बच्चा पैदा होगा वहां पर भी इस बच्चे का विकास सेम ही क्रम में चलेगा। ये नहीं कि कोई बच्चा अभी 6 महीने का है तो डॉक्टर बन जाएगा, वो भी एक समय पर डॉक्टर बनेगा ना। तो वाटसन ने, आगे देते हैं, वाटसन ने SOR फार्मूला का प्रस्ताव दिया है। ठीक, SOR, यस का मतलब हो गया क्या? स्टिमुलस। यस का मतलब क्या हो गया? स्टिमुलस। आर का मतलब हो गया रिस्पॉन्स। ठीक, तो वाटसन ने SOR फार्मूला का प्रस्ताव दिया है। ठीक,
उन्होंने व्यवहारवाद पर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक बिहेवियरिज्म की रचना की। वाटसन ने कौन सी पुस्तक लिखी है? बिहेवियरिज्म। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है बिहेवियरिज्म। ठीक, यह वाटसन की ही देन है कि आधुनिक मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। वाटसन ने क्या बताया कि आधुनिक मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। हमने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था कि जो वुडवर्थ की परिभाषा थी, ठीक, जो वुडवर्थ की परिभाषा थी उसमें लास्ट में सबसे यही बताया गया था कि मनोविज्ञान ने सबसे लास्ट में व्यवहार को अपनाया है। ठीक, ये हो गया। यानी वुडवर्थ ने क्या बताया था? मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा को त्यागा। किसको त्यागा? आत्मा को। फिर मन को त्यागा। मन को त्यागने के बाद में चेतना का त्याग किया। चेतना को त्याग करने के बाद में व्यवहार का विज्ञान बन गया है कौन? मनोविज्ञान। तो वाटसन की ही देन है कि आधुनिक मनोविज्ञान व्यवहारवाद का विज्ञान है। ओके दोस्तों, तो यहाँ तक आपकी आज क्लास ख़त्म हुई और अगली क्लास में मैं इसी के आगे से पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। तो जो भी विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की प्यारी प्यारी वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहूँगा और मैं इस पर आपको कंप्लीट सुपर टेट की तैयारी कराऊँगा। यानी अगर मैं इस समय आपको मनोविज्ञान पढ़ रहा हूँ तो मनोविज्ञान के 30 सवाल आएंगे, 30 में से मैं बता रहा हूँ 27 से 28 सवाल मेरी क्लास से ही होंगे। आप बस पूरा देखिएगा बस। इसीलिए मैं कोई बड़ी बड़ी क्लास नहीं डाल रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी क्लास करके डाल रहा हूँ कम कम मिनट की, ताकि आप देख पाएँ। बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी तो आप लोग शायद ना देखें, ठीक, आपको इंटरेस्ट ना लगे, इसलिए छोटी छोटी क्लास में डाल दे रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।